चलो भाई देखो, पिछले टर्न पे हम लोग एडिशन की बात कर लिए, सब्ट्रैक्शन की बात कर लिए और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर लिए थे। पिछले टर्न तक हम लोग सीख ले कि भाई एडिशन का कहाँ कहाँ यूज है, सब्ट्रैक्शन का वेक्टर्स में कहाँ कहाँ यूज है, और फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में भी बात कर लिए थे। हम पिछले टर्न पे बताए थे भाई कि देखो अब हम लोग इस टर्न से जो स्टार्ट करेंगे 2 या 3 लेक्चर में चलेगा, क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान देना एक बार, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कर लेते हैं केवल। अच्छा देखो ध्यान से भाई, पहला तो सिंपल है, हम लोग की ये एनसीईआरटी में भी चैप्टर मेंशन है, ये मतलब चैप्टर में ये एक हेडिंग मेंशन है जहां हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को एक क्वांटिटी से, एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नंबर एक हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई अ नंबर, ठीक है, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार ध्यान देना, मान लेते हैं, लेट सपोज वी हैव अ वेक्टर, सपोज वी हैव अ वेक्टर, लेट से ए वेक्टर, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक। अच्छा, एंड वी मल्टीप्लाई इट बाई अ नंबर लैम्डा। देखो भाई, अगर तुम एनसीईआरटी देख रहे होगे तो वहां वो लोग लिखे होंगे कि लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहां लैम्डा एक बार अलग सेक्शन ये मेंशन किया जहां लैम्डा पॉजिटिव नंबर है, और एक बार ये मेंशन किया जहां लैम्डा एक नेगेटिव नंबर। हम लोग पूरा कंबाइंड करके देखेंगे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ कुछ मेंशन नहीं किए हैं कि ये नंबर लैम्डा जो वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग एक साथ सब कुछ डिस्कस करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर लैम्डा से, थ्रू विच वी गेट अ न्यू वेक्टर, एक नया वेक्टर पा रहे हैं, लेट से बी वेक्टर बोल रहे हैं उसको, ठीक है। तो भाई अगर हम बोले कि चलो बताओ बी वेक्टर क्या होगा, बोले सर ओ हो बी वेक्टर जो होगा वो तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर है, सिंपल बात है। अरे वो तो दिख भी रहा है भाई, क्या बोले हम, क्या हम लोग के पास मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई किए किससे, लैम्डा से, तो हम लोग को एक नया वेक्टर मिल गया, कौन, बी वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं बी वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग लैम्डा की अलग अलग पॉसिबिलिटी सोचेंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग आंसर को चेक करेंगे कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। ध्यान देना, एक बार नोट करते चलो भाई फटाफट सब कुछ। ध्यान देते हैं भाई, वी को भी उड़ा देते हैं, यहाँ पे ऊपर ही लिखते हैं सीधा। भाई हम लोगों के पास क्या है, बी वेक्टर जो है उसको डिफाइन किया गया है कैसे, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर से, ठीक है। अच्छा ध्यान देना तो एक बार, अब हम यहाँ से ना 2 पॉसिबल केसेस को लेके चल रहे हैं, उन दोनों पॉसिबल केस को बारी बारी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार सुनना ध्यान से, ये रहा भाई पहला केस कि भाई मान लो कि लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सेकंड केस मान लेते हैं कि जो लैम्डा है वो है लेस देन 0, ठीक। अच्छा सुनना ध्यान से एक बार ना, जैसे हम ए वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जो ये हम लोग का ए वेक्टर है वो कुछ ऐसे बना हुआ है। भाई वेक्टर के पास क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, और ये जो हेड है उसको क्या को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। तो भाई इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, और ये है हम लोगों का कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है। ऐसे अलग से लिख लेते हैं एक बार, 1 मिनट, नहीं तो सब पता चला मर्ज हो जाएगा, कंफ्यूज होने लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ से, बी वेक्टर को जो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर है, ठीक है,
और ये कौन है, तो ये हम लोग ए वेक्टर को दिखा दिए हैं कि मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक, पहला केस हम लोग क्या लिए हैं कि लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ध्यान देना एक बार, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर हुआ लैम्डा, अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो सिंपली होगा क्या, केवल भाई लैम्डा का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और मैग्नीट्यूड जो होगा मतलब अगर हम बोले कि भैया ये बताओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो वो लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। और अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो जो डायरेक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे इसको, नो चेंज इन डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है क्या, बोले हाँ सर ये तो ठीक है। अच्छा, जो मैग्नीट्यूड होगा बी का वो लैम्डा टाइम्स बढ़ या घट जाएगा। ठीक है, बढ़ या घट क्यों बोल रहे हैं वो अभी डिस्कस करते हैं एक बार। अगर लैम्डा लेस देन 0 हुआ तो अभी भी मैग्नीट्यूड पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैग्नीट्यूड जो होगा वो मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, और ये मॉड ऑफ ए वेक्टर तो है ही। यहाँ मॉड क्यों लगा दिए, यहाँ मॉड क्यों नहीं लगाए थे, इसलिए लगाए थे क्योंकि भाई ये तो पॉजिटिव नंबर है ही, और कोई भी देखो ध्यान दो इस बात को, कोई भी मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये तो पक्के से पॉजिटिव, और लैम्डा ऑलरेडी पॉजिटिव था तो सही था। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान दें, हमको ये तो पॉजिटिव चाहिए ना, तो निश्चित तौर पर अगर लैम्डा नेगेटिव है तो हमको मॉड लगाना पड़ेगा, ताकि अगर -2 हो तो 2 बना दे, -3 हो तो 3 बना दे। ये बात हम लोग किए थे भाई, क्या बात किए थे कि मॉड जो होता है वो अपने अंदर के नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव नंबर को वैसे ही रहने देता है। ठीक है, तो अगर लैम्डा लेट से नेगेटिव होगा तो ये मॉड उसको क्या करा देगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, लेकिन लैम्डा अगर नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो होगा पलट जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस हो जाएगा, आगे माइनस लग गया तो जो डायरेक्शन होगा दैट्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विल बी अपोजिट टू ए वेक्टर। बात समझ में आ रही क्या, बोले अच्छा सर, इसका मतलब कि जो बी वेक्टर का डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, ये बात तो समझ में आ गई हम लोग के। ठीक है सर, शुरू करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बोले कि अब सर क्या किया जाए, तो यहाँ तक डिस्कस किए। अब थोड़ा सा ना और डीप चलते हैं। लैम्डा ग्रेटर देन 0 होने की 2 पॉसिबिलिटी है, देखना सुनना। पहली पॉसिबिलिटी कि भैया लैम्डा जो 1 से तो बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन 0 में तो आ ही रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि लैम्डा 0 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। अब ध्यान देना, अगर लैम्डा 0 से बड़ा 1 से छोटा, देखो ये इसी केस के अंदर है, इसी का 2 केस हम बनाए। ठीक है, अच्छा, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 1 हुआ, जैसे 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं कि भैया इसका एग्जाम्पल दीजिए, इसका एग्जाम्पल 2, 3, 9, 10 ये सब। ठीक है, 1 से बड़ा है तो जो b होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b वो निश्चित तौर पर मैग्नीट्यूड ऑफ a से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अरे नहीं, मान लो अगर ये 3 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई हम 2 से कर ले तो 6 हो जाएगा, तो b का मैग्नीट्यूड और बढ़ गया। लेकिन अब उल्टा सोचो भाई, अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, इसका एग्जाम्पल लेट से 1/2, 1/4, 1/9 ये सब। ठीक है, अच्छा, अब अगर मल्टीप्लाई हम करें, जैसे मान लो कि ये वैल्यू हो गई 4, लैम्डा की वैल्यू 1/4, 4 कट गया तो 1 बचा कि नहीं, तो जो b का मैग्नीट्यूड होगा ना वो कम आ जाएगा किसके मैग्नीट्यूड से, a के मैग्नीट्यूड से। ये बात समझ में आ रही है, बोले सर ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन अच्छा, इक्वल कहाँ ले लेते हैं, लेट से यहाँ इक्वल ले लेते हैं। अगर लैम्डा 1 के इक्वल हो गया तो b का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड सेम भी हो जाएगा कि नहीं, तो ये वो वाले केस है जो नीचे लाइन खींचे ना, ये लाइन बता रहा है कि इक्वल वाला साइन, लैम्डा इक्वल 1 तो b मॉड ऑफ b इक्वल मॉड ऑफ a। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी निकालते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि जो लैम्डा है वो -1 से भी छोटा हो जाए, -2 एग्जाम्पल तौर पे बात कर लेते हैं, इक्वल भी ले लेते हैं, -2, -4, -9 ये सब। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा हुआ हम लोग क्या लिखेंगे बताओ ध्यान से, मॉड ऑफ b मॉड ऑफ a। बताओ सोच समझ के, कौन बड़ा कौन छोटा। देखो ध्यान से,
भाई अगर हम यहाँ ले लेते हैं a की वैल्यू लेट्स से 6 ले लेते हैं, ठीक है 6, मॉड ऑफ लैम्डा ले लेते हैं -2, मतलब 2 रखे यहाँ पे -2 रखेंगे तो मॉड की वजह से +2 हो जाएगा कि नहीं, तो 2 × 6 12 हो गया कि नहीं, तो जो b का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा आ जाएगा और a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और वही अगर इक्वल रहा तो मॉड में -1 1 हो जाएगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो वो तो सेम वाला केस हो जाएगा। लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू 0 से छोटी लेकिन -1 से बड़ी हो जाए, -1 से बड़ी और 0 से क्या हो जाए, छोटी, इसका एग्जाम्पल तौर पर अगर हम बात कर लें तो बोले सर इसका एग्जाम्पल -1/2, -1/4, -1/9 ये सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब रख के देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू लेट से 4 रख लिए, यहाँ रख दिए -1/2, तो 1/2 और 2 से कट के जो ये वैल्यू आएगा वो केवल 2 ही हो गया कि नहीं, और मॉड ऑफ b जब होगा इसका मतलब क्या हो गया, वो छोटा हो गया, मॉड ऑफ b छोटा और मॉड ऑफ a वेक्टर क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। तो ये है। अब देखो समझो ध्यान से, जैसे ऐसा लग सकता है बोर्ड पर कि हम लोग का रेस सारी क्या बता दिए हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। देखो ये अजीब सा नहीं, नॉर्मल सा चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ 4 केस एक साथ बता दिए हैं ताकि हम इस पूरे टेबल को ध्यान से अगर एक बार बहुत अच्छे से समझ लें तो फिर इस तरह का कोई सा भी जो प्रॉब्लम होगा बहुत नॉर्मली हम लोग से बन जाएगा। एक बार और समझते हैं, हम यहाँ किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तब जब किसी वेक्टर का किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। मेन तो 2 पॉसिबिलिटी है कि लैम्डा अगर ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 0 हो। अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 हुआ तो डायरेक्शन में कभी भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन हमेशा सेम बना रहेगा चाहे कोई भी केस हो, ठीक है। अगर लैम्डा लेस देन 0 हुआ तो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात बाद में करते हैं। फिर मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग 2 पॉसिबिलिटी तोड़ दिए, एक बार जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, और एक बार 1 से बड़ा हो। जब 1 से बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। जब 1 से छोटा 0 से बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड तो घट जाएगा लेकिन डायरेक्शन सेम बना रहेगा। सिमिलर यहाँ हम लोग डिस्कस की कि अगर लैम्डा 0 से छोटा है तो 2 पॉसिबिलिटी ब्रेक की है। एक, जब वो -1 से भी छोटा हो जाए, -1 से भी क्या हो जाए, छोटा, ठीक है। अच्छा, मतलब -2, -4, -5, -9 टाइप का, तो उसमें मॉड ऑफ b ज़्यादा आएगा, मॉड ऑफ a क्या आ जाएगा, कम, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। अगर -1 से क्या हो जाए, बड़ा, और 0 से क्या हो जाए, छोटा, उसके से -1/2, -1/4, -1/9 ये सब चीज़ें होंगी। तो उस केस में हम लोग रखेंगे तो b का मैग्नीट्यूड कम आएगा जबकि a का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ज़्यादा, और डायरेक्शन तो अभी भी क्या रहेगा, अपोजिट, ठीक है। तो ये उन सारी पॉसिबिलिटी है। कुछ एक आध 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि हम लोग की क्लैरिटी थोड़ी और बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन एक बात समझ के रखो कि कोई भी एग्जाम्पल होगा तो वो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक केस बन रहा होगा केवल, ठीक है। तो ध्यान देते हैं एक बार भाई, यहाँ जो हम a का डायरेक्शन लिया है ना, उससे फटाफट हम लोग को ड्रॉ करना है b को। ध्यान सुनना, पढ़ते रहो भाई ध्यान से बस। अब तो हम लोग का स्कूल में भी खुलने वाला है ना, पता नहीं कितने दिन से, टलते टलते शायद हो सके तो ये 5 अक्टूबर से खुलेगा, तो हो सके तो 5 अक्टूबर से खुले। तो फिर वही थोड़ा डिस्टेंस बना के आराम से हम लोग फिर पढ़ने आएंगे। देखो मैं भी खुल जाए स्कूल तो अब स्कूल में ही मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखना ध्यान से, देखो भाई हम लोग का क्या है, ए वेक्टर यहाँ पता है। अब हम लोग यहाँ से बी वेक्टर को डिफाइन करते हैं। बी वेक्टर इक्वल क्या है भाई, बी वेक्टर इक्वल है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है। अब हम लैम्डा के अलग अलग वैल्यू देंगे और उसे करेस्पॉन्डिंग हम लोग बी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। चलो देखो एग्जाम्पल पे आ रहे हैं भाई। फर्स्ट एग्जाम्पल लैम्डा इक्वल टू, चलो बनाओ बी वेक्टर को ड्रॉ करो एक बार भाई। अगर हम लोग बी वेक्टर को ड्रॉ, एक मिनट के लिए वीडियो रोको, ट्राई करते जाओ। कर लिया क्या ट्राई, देखो सुनना ध्यान से। इसमें लैम्डा क्या दिख रहा है, लैम्डा तो ग्रेटर देन 0 है। अगर हम बी वेक्टर लिखें तो बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ए वेक्टर, मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। तो बोले अच्छा डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं और मैग्नीट्यूड जो है वो डबल करना है। तो ये हम लोग कुछ ऐसे बना लेंगे, ये ऐसे, फिर ये इधर, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो बात समझ में आ रही क्या, ये हो गया हम लोग का, ये कौन सा वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया।
जब लैम्डा की वैल्यू क्या है 2। चलो सेकंड पे आते हैं, लैम्डा इक्वल 1/2। चलो ध्यान से वीडियो रोको, 1 मिनट के लिए ट्राई करो फटाफट। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से। बोले सर फिर से एक बार बात करते हैं। अगर अब हम यहाँ बी वेक्टर को लिखें तो बी वेक्टर आएगा कितना? 1/2 टाइम्स ए वेक्टर होगा कि नहीं? बोले हाँ सर सही बात है। अब देखो ध्यान से भाई, अगर पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा पक्के से। अच्छा डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा वो हाफ के मल्टीप्लाई की वजह से हाफ हो जाएगा जस्ट, ठीक है। बोले अच्छा, इसका मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है उसको अब हम लोग हाफ करके ड्रॉ कर लेंगे बिना डायरेक्शन को चेंज किए, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलो भाई थर्ड पे देखते हैं। थर्ड मान लो लिखा हुआ है लैम्डा इक्वल -4। अगर लैम्डा इक्वल -4 हो गया, -4 ज़्यादा हो गया, -3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? बोले अगर हम लोग ध्यान दें तो अब हम लोग बी वेक्टर क्या लिख लेंगे? -3 टाइम्स ए वेक्टर। मतलब कि अब डायरेक्शन तो बदलना पड़ेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। बोले अच्छा, मतलब अब हम लोग डायरेक्शन को क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। तो डायरेक्शन ये और ये यहाँ तक, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, देखना ऐसे, ये कुछ इस तरह से देख लो, हल्का फुल्का। सही दिख रहा है क्या? ये कुछ इस तरह से, ठीक है। और डायरेक्शन जो होगा वो किधर तरफ हो जाएगा? इधर की तरफ। देखो डायरेक्शन ए के डायरेक्शन का देखो जस्ट अपोजिट हो गया कि नहीं? देखो ए का डायरेक्शन इधर की तरफ था और बी का डायरेक्शन इधर हो गया, और जो मैग्नीट्यूड है वो 3 टाइम्स हो गया। ये बात समझ में आ रही है क्या? एक और देख लेते हैं कि भाई मान लेते हैं अगर लैम्डा की वैल्यू लिखी हुई है -1/2, मान लेते हैं ऐसा ही कुछ है, -1/2 है। अगर ऐसे है तो अब हम लोग क्या लिख लेंगे? बी वेक्टर इक्वल -1/2 टाइम्स ए वेक्टर। यही होगा क्या? बोले अच्छा ठीक है सर। अगर ये हो गया -1/2 टाइम्स ए वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो पहले वाले का क्या हो जाएगा? हाफ। मतलब डायरेक्शन अपोजिट करना है, डायरेक्शन अपोजिट, और मैग्नीट्यूड जो होगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा। तो ये ऐसे देखो ध्यान से, बात समझ में आ रही है क्या? तो ये इस तरीके से हो जाएगा। बोलो भाई, तो ये मेन कहानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग किसी भी नंबर से किसी वेक्टर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यही 4 ही पॉसिबल केसेस हैं। डायरेक्शन सेम रहे, मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, डायरेक्शन सेम रहे, मैग्नीट्यूड घट जाए, डायरेक्शन अपोजिट रहे, मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, और डायरेक्शन अपोजिट रहे, मैग्नीट्यूड घट जाए, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबल केसेस हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब दिमाग में हो सकता है एक क्वेश्चन आए कि सर ये बताइए कि हम लोगों को क्या ऐसी चीज़ों का जरूरत पड़ेगा क्या? ध्यान देना एक बार, थोड़ा बहुत हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सोचो, मान लो तुमसे बोले कि भाई हमारे पास फोर्स है, ध्यान देना एक बार, लेट्स से फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप। बताओ फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बोले हाँ सर सही बात है। अगर हम बोले कि हमारे पास एक कोई नई क्वांटिटी लेट्स से सी वेक्टर, जहां हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ वेक्टर को 3 के साथ, तो बताओ क्या होगा? बोले कैसे? एकदम सिंपल बात है यहाँ पे कि भैया 3 बाहर, अंदर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6i कैप प्लस 9j कैप न्यूटन, ठीक है। अगर तुम बहुत सही से चेक करना चाह रहे हो तो चेक कर लेना यहाँ से, c कैप और f कैप की जो वैल्यू है ना वो एकदम सेम टू सेम आएगी, c कैप और f कैप की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ? मैग्नीट्यूड जस्ट क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स, लेकिन डायरेक्शन वही बना रहेगा। बोले हाँ ये तो समझ में आ रहा है, सिंपल केस था ये। लेकिन देखो ध्यान से, अभी तक हम जो भी बात बोले वहां हम लैम्डा का कोई यूनिट नहीं बोल रहे थे, इसीलिए हम बार बार लैम्डा को नंबर बोल रहे हैं। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, स्मॉल नंबर, लार्ज नंबर, लेकिन नंबर है और नंबर का ना कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। बोले अच्छा सर, अगर नंबर का कोई यूनिट नहीं है तो क्या अगर किसी यूनिट वाले से, यूनिट वाला हो गया मतलब जैसे सुनना, जैसे हम बोले, ध्यान देना एक बार, जैसे एरिया, ध्यान सुनो इस बात को ना, हो सकता है कुछ चीज़ें तुमको एकदम अजीब सी लगेंगी लेकिन वो चीज़ें सही है और तुमको वो जाके तुमको 12th में भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ बस ऐसा एग्जाम्पल उसको सोच लो।
ठीक है। जैसे अगर हम बोले कि एरिया ना एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, सब बाद में बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अभी हम समझाएंगे ना तो भी बहुत अच्छे समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान दो भाई। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी माने, ठीक है सर, मान लिए। अब हम वैल्यू बोले कि इसका है लेट से 2i कैप प्लस 2j कैप। यूनिट क्या होता है एरिया का, मीटर स्क्वायर, ऐसे है। मान लो हमारे पास I करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, ध्यान देना ना, 2 एम्पियर। बोले अच्छा, तो ना 12th में जाके टर्म हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। ये सब पूरा नोट करने के बाद इसको नोट कर लेना एज एग्जाम्पल के तौर पर, इसको एग्जाम्पल तौर पर नोट कर लो। और यहाँ ना एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे, नोट पॉइंट। और ये नोट में लिखना भाई ये एरिया है, ये I करंट हो गया। आगे जाके हम लोग को मिलेगा, उसको लिख लेना यहाँ पे आगे, मैग्नेटिक मूवमेंट M इक्वल I इंटू एरिया। ध्यान दो इधर एक बार, I की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 एम्पियर, ठीक है। और एरिया की वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप मीटर स्क्वायर। तो देखो ये वहाँ के लिए भी लग जाएगा, जैसे यहाँ सीखे ना वही चीज़ यहाँ भी लग जाएगा। क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4i कैप प्लस 4j कैप। बस क्या चेंज होगा, हल्का सा यूनिट चेंज हो जाएगा, क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर एम्पियर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो क्या हम सिखाएं भाई, क्या इस चीज़ का यूज है, तो बोले हाँ। वेक्टर का स्केलर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे 11th-12th के सिलेबस में ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं जहां वेक्टर को स्केलर से भी मल्टीप्लाई किया जाता है, वो हम सिखाएं, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं किए, हम नंबर से पहले सिखाएं कि देखो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्केलर वाले में क्या हम चेंज किए, देखो मल्टीप्लाई वही इसी तरह से हुआ है, पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन वही रहेगा, बड़ा है 1 से बड़ा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन केवल क्या चेंज हो जाएगा, उसका यूनिट चेंज होगा। लेकिन अगर नंबर होता तो यूनिट चेंज नहीं हुआ होता। बात समझ में आ रही है। तो बस इतना ही फर्क है, बाकी है तो 4 ही पॉसिबल केसेस। यहाँ पे बहुत सारा टाइम पास कर सकते हैं हम, लेकिन इतना टाइम पास हम लोग कर नहीं रहे हैं। तुम वीडियो देख लियो अगर अच्छे से, तो इतना समझने के लिए भी बहुत है, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड हेडिंग डालेंगे। सेकेंड हेडिंग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, नहीं ऐसे लिखो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड हेडिंग है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विथ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विथ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान देना भाई। अब देखो, अब यहां से सेकंड इंपॉर्टेंट बात चालू हो गई। इसको ना कई बार एग्जाम्स में या बुक्स में स्केलर प्रोडक्ट से भी बोला जाता है, तो और करके इसका एक और नाम लिख लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान दो, पहले, दूसरे और तीसरे, इन तीनों में डिफरेंस क्या होगा। जो फर्स्ट हम हेडिंग लिखाए हैं, फर्स्ट हेडिंग में हम वेक्टर का मल्टीप्लाई स्केलर से किए हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड और थर्ड जो है उसमें हम लोग वेक्टर का ही मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ ही करेंगे, ठीक है। अगर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ हो रहा है और स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, फिर वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से ही करेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। देखो थोड़ा सा रटने वाली बात हो गई, नहीं सी याद करने का ट्रिक भी हो गया। क्या, स्केलर प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, वेक्टर का वेक्टर के साथ ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और करके इसका एक और नाम लिख लो, कई बार इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट। तो हम 3 नाम लिखा दिए भाई। क्या क्या नाम है, पहला हम बोले स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विथ वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड हम बोले स्केलर प्रोडक्ट, और इसी का हम एक और नाम बोले डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान देना, लिखो उसमें, इफ देयर आर 2 वेक्टर क्वांटिटीज, इफ देयर आर 2 वेक्टर क्वांटिटीज, A vector and B vector, A vector and B vector, and angle between them
इज थीटा, किसके बीच का एंगल है ये? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज, ध्यान देना भाई, ए और बी का भी स्केलर प्रोडक्ट देख रहे हैं हम लोग, कैसे करते हैं? तो जाता है क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ए डॉट बी क्या होती है वैल्यू? इसका फॉर्मूला है भाई, ये रटना है बिल्कुल हम लोग को, ए बी कॉस थीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ओके। यहाँ पे ए क्या है? तो ए जो है ना वो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किसका? ए वेक्टर का। सिमिलरली बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। वैसे तो हम बता ही चुके हैं ऊपर, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो एक बात समझो भाई, देखो फॉर्मूले में ना सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज होती है कि कौन सी टर्म क्या है, वो बहुत जरूरी है। जैसे समय के साथ क्या होगा, तुमको रट जाएगा, एकदम क्लियर याद रखो, एकदम रटेगा तुमको। ए डॉट भी एकदम बोलते तुम तुरंत याद कर लोगे ए बी कॉस थीटा, ठीक है, लेकिन कौन क्या है वो बहुत जरूरी है। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। बोले अच्छा सर, ओके सर, ओके सर, समझ गए, ठीक है। अच्छा, यहां से ना बहुत जरूरी चीजें हम लोग सीखे, पहले इसको नोट कर लिए क्या? नोट करो फटाफट, आगे बढ़े। देखो सुनना ध्यान से, हम ऊपर लाइन हटा रहे हैं दोनों, उससे समझते हैं एक बार। देखो तो अब एक बार ना इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मूले की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए फटाफट फटाफट, लेकिन जिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो भी है बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टार पॉइंट करके लिखेंगे क्या? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। वैसे है तो यही फॉर्मूले का यूज ही, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम लोग अलग से देख ले रहे हैं एक बार, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ध्यान देना। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, ठीक है। तो कौन कौन सा है भाई? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही? बोलो सर, शुरू करते हैं एक बार। जैसे आई कैप डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू मान लेते हैं, फाइंड करना है। तो ध्यान दिया जाए अगर, तो ये जैसे ए वेक्टर ऐसा काम लग रहा है कि नहीं? देखो ए वेक्टर जो की जगह लग रहा है ये, और ये लग रहा है किसकी जगह बताओ? बी वेक्टर की जगह। बोले हाँ सर, सही बात है। फिर इक्वल अगर हम करें तो क्या लिखेंगे? ये अगर ए वेक्टर जैसा दिख रहा है और ये बी वेक्टर जैसा दिख रहा है, तो अगर हम यूज करें तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ए का मैग्नीट्यूड, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। दूसरा भी यूनिट वेक्टर है तो बी का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ भाई, ये आई कैप किसके लॉन्ग होता है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लस एक्स, और दूसरा वाला भी एक्स के लॉन्ग। तो दोनों अगर एक्स के लॉन्ग होंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री आएगा कि नहीं? बोले हाँ सर, सही बात है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कितना हो जाएगा? cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1। तो आई डॉट आई अल्टीमेटली कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोले थे इसको? क्योंकि देखो ना भाई, डॉट प्रोडक्ट किए हैं या स्केलर प्रोडक्ट किए हैं, उससे जो क्वांटिटी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है क्या? इससे हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर बहुत सिमिलर ध्यान दे पा रहे हैं तो हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम लोग जे कैप डॉट जे कैप करें तो अगेन 1 1, दोनों वाई एक्सिस के लॉन्ग, अगेन cos 0, और अगेन वैल्यू 1 आएगी कि नहीं? बोलो भाई। सिमिलर तरीके से अगर हम लोग के कैप डॉट के कैप कर ले, अगेन 1 1, और दोनों जेड के लॉन्ग, तो अगेन 0 डिग्री एंगल, तो cos 0, ये वैल्यू अगेन 1 आएगा कि नहीं? बोले हाँ सर, ये बात तो समझ में आ रही है। तो हमारा आई डॉट आई 1 हुआ, जे डॉट जे 1 हुआ, के डॉट के 1 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज कितनी आ गई? 1 1 1 1 आ गई, ठीक है। अच्छा, ये बात तो मान लो हम लोग के समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा सर, समझ में आ गया। अब अगर सोचो सिमिलर तरीके से अगर हम लोग, अभी हम लोग क्या मल्टीप्लाई किए?
अभी हम सेम का सेम में मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब अगर अलग अलग वाले में चले तो देखते हैं एक बार ना, देखना हटा रहे हैं सबको। अब थोड़ा अलग अलग वाले को लेके चलते हैं। मान लेते हैं आई डॉट जे करते हैं एक बार, आई डॉट जे, ठीक है। अच्छा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि है तो दोनों यूनिट वेक्टर ही, लेकिन आई किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, जे किसके लॉन्ग, वाई के लॉन्ग। तो वाई और एक्स इनके बीच में जो एंगल हो गया वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो सबको अल्टीमेटली 0 कर देंगे कि नहीं। सिमिलरली अगर हम लोग j डॉट के कर लें, फिर अगेन 1 1, और अगेन ये है y के लॉन्ग, ये है z के लॉन्ग, y और z आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो cos 90 फिर से 0 आ गया कि नहीं। सिमिलरली अगर हम लोग k डॉट i कर लें, फिर 1 1 cos 90, और ये वैल्यू अगेन 0 ही आ जाएगी कि नहीं। तो देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग सेम का जब मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं तब तो 1 आ रहा था, लेकिन अगर हम लोग डिफरेंट को लेके चलने लगे तो वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही, ठीक है। तो ये बात हम लोग के लिए एकदम अच्छे से समझ के रखने लायक है, ठीक है। तो बस ये यहाँ तक हुई कहानी। इसका मतलब एकदम दिमाग में बैठा के रट लो अच्छे से कि अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और अगर सेम का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा, 1। और अगर कभी भी दो डिफरेंट का मल्टीप्लाई, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई हो गया तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही, बस ठीक है भाई। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उस पर ध्यान देना ना। एग्जाम्पल, अच्छा अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये बताइए, आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो कर रहे हैं, जैसे पिछले वाले में हम सिखाएं कि जब स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई है तो वो 12th में मिलेगा, कुछ ही फॉर्मूले मिलेंगे लेकिन मिलेगा। तो क्या ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे क्या जहां दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाए? बोले बिल्कुल, ये मिलेगा हम लोग को अपने 11th में ही। अभी 2-3 चैप्टर के बाद हम लोग को मिलेगा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, तो वहां हम लोग देखेंगे क्या, वहां हम लोग फोर्स के वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है। ऐसे हम लोग पावर जब निकालेंगे तो वहां देखते हैं फोर्स का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वेलोसिटी से, एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फिर से 12th में जाके फॉर्मूला मिलेगा, फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक है, जहां हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इसलिए ये चैप्टर जो यहाँ से टॉपिक चल रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शुरू में ही बताए थे ये बात भाई कि देखो वेक्टर की कहानी है बहुत लंबी, मतलब ये कि जो वेक्टर चैप्टर है ना वो कई बार हर दूसरे तीसरे चैप्टर में खूब अच्छे से यूज में आएगा। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को ना हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान समझ के रखना है। हमें बताए थे ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मिल जाएगा यहीं 4th चैप्टर में, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ये वर्क और एनर्जी में पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी में, और रोटेशनल मोशन में जाके हम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाए हैं। मतलब अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पढ़ाए हैं, हम सब कुछ यहीं पढ़ा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ समझाएंगे नहीं, समझाएंगे फिर से, लेकिन अगर ये चीज़ अगर हम लोग को प्रोडक्ट यहीं क्लियर हो गया तो हम लोग को उस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये अच्छे समझ के रखना है हम लोगों को कि अगर मान लेते हैं कि भाई स्केलर प्रोडक्ट पूछे, चाहे वेक्टर प्रोडक्ट पूछे, चाहे स्केलर का वेक्टर से प्रोडक्ट पूछे, हम लोग को सब कुछ क्लियर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ध्यान देना एक बार, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जाम्पल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। मान लो कि हम लोग के पास एक ए वेक्टर है, दिया हुआ है क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मान लो ऐसे कुछ दिया है। बोले ओके सर, ओके दिया है। और मान लो हम लोग को दे दिया गया है बी वेक्टर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, मान लेते ऐसा दिया हुआ, ठीक है। और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्वेश्चन है भाई। ए वेक्टर बी वेक्टर दिया और हमसे ए डॉट भी पूछा जा रहा है। चलो ठीक है, रोको वीडियो, तो 2 मिनट के वीडियो रोको और ट्राई करो, दिमाग लगाओ। 2 मिनट कम हो गया क्या, अच्छा ठीक है, 5 मिनट के वीडियो रोको और ट्राई करो तो एक बार अच्छे से खूब सोच समझ लो। कर लिया क्या ट्राई, देखो सुनना ध्यान से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पे आते हैं। अब किसी किसी के दिमाग में आएगा कि सर रुकिए,
ये बताइए हमारे पास तो ए डॉट बी का एक ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए बी कॉस थीटा। ये तो लग ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो एंगल आप दिए ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर एंगल नहीं दिए तो भी हम लोग को प्रोडक्ट करने तो आता है ना, गुणा करने तो आता है ना, मल्टीप्लाई, तो वो करते हैं एक बार। भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पहले ये वेक्टर लिख लेते हैं, क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, लिख लिया ऐसे, डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, मान लेते हैं ऐसे हो गया भाई, ठीक है लिख लिया। अब याद करो, अगर हम लोग को कभी प्रोडक्ट करना होता था, मल्टीप्लाई करना होता तो हम लोग क्या करते, जैसे अगर 3-3 नंबर का लिखा रहता था, ऐसे लिखा है मान लो a प्लस बी प्लस सी, और फिर मान लो लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, कैसे करते थे मल्टीप्लाई, क्या करते थे बताओ। इसमें हम लोग किसी एक को उठाते थे, a को उठा लिए तीनों मल्टीप्लाई, फिर b को उठा लिए तीनों मल्टीप्लाई, फिर c को उठा लिए तीनों मल्टीप्लाई, अरे यही तो करते थे ना, तो यही चीज़ यहाँ कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, तो बोलो चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार, तो सुना ध्यान से, इसको उठाओ इन तीनों मल्टीप्लाई, इसको उठाओ इन तीनों मल्टीप्लाई, इसको उठाएंगे इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ध्यान दो, करो तो अपने से ट्राई, करो ट्राई एक बार, नहीं आ रहा तो हम एक बार बता देते, देखो सुनना ध्यान से, हम एक पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों में ना, देखना क्या करेंगे, बोले सर मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स बी एक्स, अरे देखो ना भाई नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा ना, और यहाँ बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप डॉट आई कैप कर लेंगे, और आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट आई तो 1 था, तो 1 हो गया, प्लस इसका इसे मल्टीप्लाई ए एक्स बी वाई, और आई डॉट जे करेंगे अगर, आई डॉट जे तो वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, तो लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हटा दिए। फिर इसका मल्टीप्लाई, अरे सॉरी इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले में, ए एक्स बी जेड आई डॉट के, आई डॉट के करें या के डॉट आई करेंगे कितना आएगा, अल्टीमेटली 0 आ जाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट का हम बताए ना, दो डिफरेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्के से 0 आएगा, ठीक है ओके, तो फिर से 0 हो गया ये तो ये भी खत्म कर देगा इसको, तो गायब। तो देखो ना ध्यान से, केवल क्या आया बताओ, ए एक्स बी एक्स आया, बोलो भाई। चलो अब सिमिलरली इसको उठाओ इन तीनों मल्टीप्लाई करो, एक बार रोको वीडियो, तो अब इसको उठा के इन तीनों मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको उठा के इन तीनों मल्टीप्लाई करके लिखो, यहाँ देखो कितना आ रहा है, कर लो ट्राई एक बार, तो वीडियो रोको जल्दी से, हो गया क्या, देखो सुनना ध्यान से, करते हैं भाई, क्या लिखेंगे, बोले सर शुरू करते हैं ए वाई बी एक्स, ठीक है ए वाई बी एक्स, लेकिन मल्टीप्लाई किसका, जे डॉट आई का, जे डॉट आई तो फिर से 0 कर देगा। इसका मतलब एक बात अच्छे समझ लो, क्या कि अगर कभी भी किसी दो डिफरेंट का मल्टीप्लाई हुआ ना तो वो 0 ही देगा, केवल सेम सेम वाले ही बचेंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई साल में करेंगे, अच्छा जे कैप, हाँ ये बचेगा, क्या लिखेंगे, ए वाई बी वाई, जे डॉट जे कितना आएगा, 1 आएगा, तो बचा रहा। फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जे डॉट के तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको उठाते हैं, के डॉट आई तो 0 हो जाएगा, 0 खत्म, के डॉट जे ये भी 0 हो जाएगा, के डॉट जे 0, फिर आया क्या, के डॉट के, हाँ ये बचेगा, तो क्या लिख लेंगे, ए जेड बी जेड, और के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा। तो बोले अच्छा सर इसका मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आया कितना, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। भाई भयंकर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट, कई बार वेक्टर के अलावा ना कई बार अलग अलग चैप्टर में खूब यूज करेंगे इसको हम लोग। क्या तरीका है समझने का और याद रखने का, कि देखो आई में आई का मल्टीप्लाई करते हैं, जे में जे का, के में के का, देखो आई में आई ए एक्स बी एक्स, जे में जे ए वाई बी वाई, के में के ए जेड बी जेड, ठीक है। और आई जे के को नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अब दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आए तो दिमाग बैठाना, हम तो पूरा प्रूफ किए ना कि भाई जब भी डिफरेंट का मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आ रहा था, 0, इसीलिए आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये सब टर्म बचा ही नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात भाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिख लो रट लो एकदम, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, अब छोटे मोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग को ये तो समझ में आए कि भाई करना कब है, करना कैसे है, ठीक है। देखो सुनो, अच्छा अब देखो यहाँ से अगर तुम बहुत सही से देख पा रहे होगे
तो हम लोग के पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के दो फॉर्मूले हैं। कौन सा? एक ऐसा फॉर्मूला जहां ए बी कॉस थीटा यूज करना है, और एक ऐसा फॉर्मूला जहां हम लोग आई का आई में, जे का जे में और के का के में मल्टीप्लाई करना है और आई जे के को पूरा लिखना नहीं है। तो अब दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आए कि सर कब कौन सा यूज करेंगे? तो एकदम सिंपल बात है भाई, वो तुमको डाटा देख के ही पता चल जाएगा कि हम लोगों को कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं। अभी ध्यान देते रहना थोड़ी देर। शुरू करें क्या? शुरू करें। देखो सुनना ध्यान से भाई, पहला क्वेश्चन देखो, एक ऐसे सरफेस है, ठीक है। सरफेस पर यहां ने एक ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक पर ऐसे नहीं रखते हैं, ब्लॉक को थोड़ा ऊपर रखते हैं पहले ही। मान लेते ये रहा हम लोग के पास ब्लॉक, इस ब्लॉक पे ना ऐसे फोर्स लगा जा रहा है इधर की तरफ का, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का, ठीक। ये वाला एंगल दे दिया गया कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ मूव कर जा रहा है कितना? 2 मीटर। किसकी वजह से? ये फोर्स लगाने की वजह से, ठीक है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चलो बताओ वर्क डन कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन। चलो भाई 2 मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है वैसे तो, 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। 1 मिनट के लिए वीडियो रोको, ट्राई करो। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से। बोले सर वर्क पे आते हैं, एक बार ध्यान देते हैं कि सर आप वर्क का एक फॉर्मूला बताए थे। वर्क का फॉर्मूला था एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? बोले ओके, वर्क का फॉर्मूला हम लोग के पास तो हो गया। अच्छा, अब भाई हमारे पास क्या फोर्स है? बोले बिल्कुल। क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल। तो ध्यान देते हैं एक बार, अगर हम वर्क डन पे ध्यान दें, क्या लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग? एफ डी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? हमको क्लिक कर गया। कैसे? क्योंकि यहाँ एफ और डी के साथ कोई भी आई और जे और के नहीं दिया था, ठीक है। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन बोला ही गया है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2 मीटर। और उनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हो सकता है यहाँ मिस्टेक किए होंगे। ये आंसर कितना आ गया? 20 न्यूटन मीटर या फिर 20 जूल। बात समझ में आ रही है? नोट कर लो, ये ऐसे आंसर भाई 20 जूल आएगा, ठीक है। कहीं कहीं मिस्टेक हुआ होगा, कुछ लोग ऐसे किए होंगे कि ओ हो 10 दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, और जो एंगल है हाथ रुक ही नहीं रहा, एकदम कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा खुद के ऊपर। अरे सर 60 दिया, 60 खुद ही लिख दिया, जबरदस्ती 60 लिख दिए, cos 60 लिख दिए और 10 जूल आंसर आ गया। क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 10 जूल लिखे, ऑप्शन दिखा, टिक कर दिया और गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ सोचो। हम जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लिखे थे कि ए बी कॉस थीटा होता है, तो वहां हम बोले थे कि ये थीटा किसके बीच का एंगल है? ये थीटा एंगल था ए और बी के बीच का। मतलब यहाँ ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा? एफ और डी के बीच का एंगल होगा। थोड़ा ध्यान दो तो एक बार, फोर्स किधर लग रहा है भाई? फोर्स इधर लग रहा है कि नहीं? ये इधर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही हो रहा है ना, तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री नहीं हो गया। ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया था भाई। जरूरी थोड़ी है कि हर क्वेश्चन जो डाटा दिया पूरा यूज ही कर लेते, कह रहे सर कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा है। एफ और डी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री होगा तो ये ना सही हुआ, ये बिल्कुल गलत। अगर ये यूज किए हो तो गलत हो गया वो वहाँ पे, ये बस बेवकूफ बना दिया गया, ठीक है। बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया, वैसे वाली कहानी हो गई। तो ध्यान दो इस बात पे कि क्या ध्यान देना है। ले हमें भूल गए, हाँ ये ध्यान देना है, याद आ गया भाई, यही ध्यान देना है कि एफ और डी के बीच का एंगल लिखना है, ना कि जो एंगल दिया वही यूज कर लेंगे, ठीक है। ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जो ये वेज बना रहा है अर्थ सरफेस के साथ। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग, ध्यान देना। चलो थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आई जे के वाले यूज पर आते हैं, सुनना ध्यान से। तो
इफ अरे ए वेक्टर इक्वल, ये इफ लिखा है भाई, फिर से लिख दे रहे हैं, इफ ए वेक्टर इक्वल, बोले ना, देखना 3i कैप माइनस 4j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल, ये यहाँ पे ना इसको लिख लेते हैं, 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर, then find नंबर 1 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, नंबर 2 एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। चलो भाई लगाओ दिमाग, करो ट्राई एक बार तुम, 2 मिनट में हो जाए ये क्वेश्चन। चलो शुरू करो, ध्यान से कोशिश करते हैं। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पे आते हैं। क्या हम बताए थे कि आई में आई का मल्टीप्लाई होगा और जे में जे का, के में के का। यहाँ तो लेट से के तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आई और आई का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12 प्लस जे में जे का -4 + 3 -12 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ गया? 0 आ गया। बात समझ में आ रही? प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 - 12 0। अच्छा, अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये एंगल कहाँ से निकालेंगे? ध्यान देना एक बार तुम भाई, ये बताओ, ये ना इंपॉर्टेंट, इसको ना नोट करके अच्छे से लिख भी लेना। जो लास्ट में फॉर्मूला है उसको घेराबंदी कर लेंगे हम लोग। देखो अगर हम बोले कि हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है इसका? ए बी कॉस थीटा होता है क्या? बोले हाँ सर होता है। हम लोग को एंगल चाहिए, तो हम यहाँ से कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा हो सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो बताओ यहाँ से थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, ऐसा किसी का तड़कता भड़कता दिमाग नहीं ना काम कर रहा है कि अरे सर ओ हो क्या लिख रहा है फॉर्मूला? ए से ए उड़ा दिया, बी से बी उड़ा दिए, पता चला एरो बचा, एरो का स्क्वायर कर लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक आध को लग रहा होगा अरे सर सही बोल दिया आप, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई। पता चला थीटा इक्वल कॉस इनवर्स ए से ए, बी से बी उड़ा दिए और ये ले एरो का स्क्वायर बचा दिए सब। ये नहीं करना है भाई। ऊपर क्या है? ऊपर है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है? ए का मैग्नीट्यूड और ये क्या है? बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके, यहाँ तक की बात हम लोग के समझ में आ चुकी है अब तक। तो क्या हमको ए डॉट बी पता है? बोले बिल्कुल। क्या हम ए निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अरे ए का मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते हैं ना। सिमिलरली हम बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। तो हम लोग का थीटा आ जाएगा कितना? कॉस इनवर्स जो भी अंदर आ रहा हो। ठीक है, तो ध्यान देते हैं एक बार। आते हैं भाई इसके सेकंड वाले सॉल्यूशन पे। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड की बात करते हैं। थीटा इक्वल कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया? 0 अपॉन क्या है? ए बी। ठीक है, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो √9 -4 का स्क्वायर तो +4 ही, अरे मतलब +16 ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 5। सिमिलरली अगर हम बी का मैग्नीट्यूड निकालें 16 + 9, ये भी 5 ही आ रहा है। ठीक है, अरे रूट में 25 ना, बाहर आके तो 5 ही होगा। तो 0 मतलब ये आ रहेगा कितना? कॉस इनवर्स 0 5 × 5 25। तो यहाँ से कॉस थीटा, अगर हम कॉस को उधर भेज दें तो ये 0 का कि नहीं? अरे 0.0 ही आ जाएगा। ये किसके वैल्यू होती है? किसके कॉस की वैल्यू 0 होती है? कॉस 90 डिग्री की। तो यहाँ कॉस से कॉस उड़ा, तो बताओ यहाँ से थीटा कितना आ गया? बोले ओ हो सर, जो थीटा है वो तो 90 डिग्री आ गया। तो ये यहाँ तक हम लोग के समझ में आ गई ये बात। ठीक है, ओके। अब दिमाग में कुछ बातें हो सकती हैं पहले चल रही हो क्या कि सर जब 0 था तो आप ए बी निकाले ही क्यों? बिल्कुल सही बात है। जब ऊपर 0 आ गया था तो नीचे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे 0 अपॉन कुछ भी आए वो 0 ही होगा कि नहीं? मतलब ऑल्दो इसको नॉन 0 होना पड़ेगा। तो 0 अपॉन कोई भी चीज़ हो वो बस 0 ना हो। तो 0 अपॉन अगर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो वो अल्टीमेटली 0 आएगा कि नहीं? इसीलिए अगर अभी कभी भी अगर ए डॉट बी 0 आ गया तो ए और बी का मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे और डायरेक्ट कॉस थीटा क्या लिख लेंगे? 0, और वहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लिख सकते हैं हम लोग क्या कि अगर 2
नॉन जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई किए, मतलब वेक्टर जीरो ना हो, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें और उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो निश्चित तौर पर वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। लिखो इस बात को कॉपी के ऊपर। इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, ये नोट कर लिया ना, इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, then they must be perpendicular to each other. Then they must be perpendicular to each other. Must be perpendicular to each other. हो गया क्या? बोलो भाई, कर लिए? देखो सुनना ध्यान से, एक और छोटू सा क्वेश्चन मजाक में कर लिया जाए। बोलो भाई, देखो सिमिलर टाइप का दे रहे हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप न्यूटन एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप न्यूटन नहीं, ये दे दिया लेट से मीटर, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। देन फाइंड, वही सेम, देन फाइंड नंबर 8 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सेकंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो भाई रोको वीडियो 2 मिनट के लिए, बिल्कुल आराम से 2 मिनट हो जाना चाहिए। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा के करो। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से। बोले अरे हो सर कैसा मजाक कर रहे हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो बहुत भयंकर आसान है। क्या करना है? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। आई में आई का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 1 -2 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 माइनस 3, ये वैल्यू कितनी आ रही है? -1। बोलो भाई, इसका मतलब एक और बात हम लोग यहाँ सीखे, क्या बताओ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नेगेटिव भी आ सकता है। पिछले वाले केस में 0 भी आया था, और सिमिलर तरीके से अगर सोचोगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो इस बात को भी कॉपी के ऊपर अच्छे से लिख लो या कहीं पे भी लिख लो अच्छे से, क्या स्टार पॉइंट करके। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर may be पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। देखो ध्यान से भाई, थीटा का ये फॉर्मूला, तो भाई फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, हम लोग रट लिए उसको। क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स। क्या ए डॉट बी निकाल चुके हैं? बोले बिल्कुल सर, -1 अपॉन, ध्यान देना, क्या हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? बोले बिल्कुल, √4 + 1 + 4 4 4 8 और 1 9, रूट से 12 कितना हो जाएगा? 3। सिमिलरली अगर हम लोग बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, √1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? √3। बोलो भाई, बस कॉस इनवर्स -1 अपॉन कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू √3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? कॉस इनवर्स -1 अपॉन 3 √3। क्लियर हो रही कहानी? ये इस तरीके से, ठीक है। नोट कर लो इसको बेहतर तरीके से। तो भाई आगे बढ़ रहे हैं, अब सुनना ध्यान से। कर लिया ना, बढ़े आगे। देखो चलो सुनो कि चलिए सर यहाँ तक की कहानी तो हम लोग की हो चुकी है। देखो ध्यान दो, ये ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आसान भी है और समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में भी आ गया, आसान तो है ही वैसे भी, तो बिल्कुल ये स्कोर भी करोगे ऐसे मार्क्स ना, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को करते जाएंगे। देखो ये सब छोटे छोटे बारीक हम तुमसे बताएं ना कि सर समझ लो हम तुमको तीर दे रहे हैं, टूल्स, कि अब टूल्स पे टूल्स हम तुमको दिए जा रहे हैं, खूब ढेर सारा तीर आ गया। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में घुसेंगे तो हम लोग मैदान में आ जाएंगे अब, कि भैया आप हो गई पूरी तैयारी, तीर हम दे चुके हैं, अब तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी, बस तुमको उसको किल करने आना चाहिए, ठीक है।
कि भैया ऐसा नहीं ना कि एक ही तीर से सबको मार देंगे, तो बहुत सारे तीर हम लोग के पास हो चुकी है, अब एक दो तीर और बचा है, वो भी हम तुमको सिखा रहे हैं ताकि तुमको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा अब तरह तरह के प्रॉब्लम आएंगे, तरह तरह के चैप्टर आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, लेकिन करने का बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बहुत कुछ हम सिखा चुके हैं तुमको, ठीक है। वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत कुछ। तो अब हम लोग को तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी और उसमें बस हम लोग को उसको लगाते चले जाना है, ठीक है। बढ़े आगे, ध्यान देना एक बार तो इधर देखो, थोड़ा समझते हैं एक बार भाई कि अभी तक हम लोग क्या क्या बात कर लिए हैं कि अगर हम लोग को कोई भी दो वेक्टर दे दिया जाए तो हम उसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, चाहे एंगल दे तो भी, नहीं दे तो भी, ठीक है। एक आधा और देखते हैं इस पर। इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर, अरे कब से ए वेक्टर चल रहा है ना, दूसरा ले लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then find small k if b vector equal j cap plus 2k cap minus 3i cap, ठीक है। यूनिट ले लेते हैं, लेट से क्या ले लिया जाए, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड सी वेक्टर इक्वल, सी वेक्टर भी दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है वो भी देख लेते हैं। सी वेक्टर है के कैप माइनस जे कैप प्लस 4i कैप न्यूटन, ठीक है। चलो भाई, नहीं प्लस, यहाँ तो सही है, प्लस ऑफ, इसको आई कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं प्लस ऑफ, कि ये ना k से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको k नहीं करते, इसको कर लेते हैं, लेट से इसको कर लेते हैं हम लोग c ना, प्लस नहीं, ये फिर c से कंफ्यूज हो जाएंगे, a b c d e f g h i j k l l कर लेते हैं इसको, l। चलो भाई, चलो ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, दो वेक्टर दिया हुआ है, कौन कौन सा, b और c, ये आपस में परपेंडिकुलर, ये बता दिया गया है। तो ये जो l है ना, l उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चलो ध्यान देते हैं भाई, 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और ट्राई कर लो, तो एक बार वीडियो रोक के ट्राई कर लो, कर लिए क्या ट्राई, देखो सुना ध्यान से, हम सिखाए थे क्या कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो निश्चित तौर पर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला, हम लोग लिखेंगे ना बी सी कॉस थीटा, और थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा कि नहीं, तो cos 90 0, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं। इसका मतलब कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। बोलो भाई, तो बस अब रखते हैं हम लोग भाई बी वेक्टर को लिखो, क्या लिख लेंगे, जे कैप प्लस 2k कैप माइनस 3i कैप डॉट, इसको देखते हैं क्या लिखेंगे, k कैप प्लस एल जे कैप प्लस आई कैप, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई बात, इक्वल करना है 0। देखो यहाँ एक और मिस्टेक कर सकते थे, क्या, अगर तुम सिर्फ ऐसा कर ली करे सर रुकिए, पहले में पहले का, दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का, तो गलत हो जाएगा। जो हम बात बोल रहे थे वही रटना है। क्या बात बोल रहे थे कि आई में आई का, जे में जे का और के में के का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी। यहाँ देखो सब कुछ आगे पीछे करके लिखा है, तो तुमको ध्यान से आइडेंटिफाई करना होगा, आई वाले को आई में, जे वाले को जे में और के वाले को के मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। आई में आई मतलब -3, जे में जे प्लस एल, के में के प्लस 2 इक्वल कितना, 0। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 + 3, मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1, खत्म। बोलो भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम क्लियर है कहानी। नोट कर लो इसको, तो नोट कर लो। अब इस पर बेस्ड ना एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, देखो थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन कहाँ का है, एक्चुअली में अगर बहुत सही से देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन है वर्क और एनर्जी का, लेकिन तुमको बस ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग समझ गए कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और वैसे भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो जान ही चुके हैं,
तो ये क्वेश्चन ना जो हम कराने जा रहे हैं वो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बोले ना भाई कि वेक्टर चाहे जितना टाइम लग रहा हो लगने दो, वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह यूजफुल है। अगर इससे बचे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली हो, इस चीज़ को तुम खूब फेस करो। हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, कोई बात नहीं, बार बार वीडियोस रिपीट करो, जितनी बार हो सके देखो, क्योंकि वेक्टर आना जरूरी है भाई। कई बार जब भी हम आगे जाके बढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है हमको पता ना चले, लेकिन अगर तुमको प्रॉब्लम आ रहा है कि अरे सर ये वेक्टर वाला ये समझ में नहीं आया, तो तुम खुद ही जाओ और वेक्टर्स को रिपीट करो, ये सबसे जरूरी बात तुम्हारे लिए, ठीक है। आते हैं भाई एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, यहाँ दो कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक तो डॉट प्रोडक्ट वाला और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला, ठीक है। देखना, इफ a body move from 1, 2, -1 m to 4, 1, -3 m, ठीक है, ड्यू टू application of force F vector equals to I cap plus j cap minus of k cap Newton, I cap plus 2j cap minus of k cap Newton on it, then find work done by the force F। चलो भाई ध्यान सोचो समझो इसको, नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, दिमाग लगाना। हम बोले ना कि यहाँ दो चीज़ों का यूज करना है, एक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और दूसरा है स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान से करो कोशिश, 2 मिनट की वीडियो रोको, ट्राई करो। तुम कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से भाई, क्या पूछ रहे हैं हम लोग से, हम लोगों से पूछा जा रहा है वर्क डन। तो पहले फॉर्मूला तो पता चले, वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? बोले वर्क डन का फॉर्मूला है सर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। क्या एफ वेक्टर पता है? बोले बिल्कुल, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल जाए तो एकदम इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। बोले सर शुरू करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे ध्यान देते हैं भाई। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम? यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ये हम लोग का कौन सा पोजीशन हुआ? ये हो गया हम लोगों का इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन। बोलो भाई, तो क्या लिखते हैं? बोले सर सिंपल बात है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। बोले ओके, शुरू किया जाए। तो देखना ध्यान से, फाइनल पोजीशन ये रहा। क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 4i, क्योंकि जो भी होता है उसको हम लोग i j के फॉर्म में तोड़ेंगे। 4i प्लस j माइनस ऑफ 3k कैप, ठीक है, 3k कैप माइनस इनिशियल पोजीशन i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ k कैप, ठीक है। 4i माइनस i कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3i, j माइनस 2j माइनस j माइनस 3k प्लस के हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा ये? माइनस ऑफ 2k कैप, किस में? मीटर में, क्योंकि ये दोनों भी ऑलरेडी मीटर में दिए गए थे, ठीक है क्या। बस शुरू करते हैं भाई। वर्क डन इक्वल, ये रहा हम लोग का कौन सा वेक्टर? डी वेक्टर, और ये रहा कौन सा वेक्टर? एफ वेक्टर। आई में आई का, जे में जे का, के में के का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई डॉट आई करेंगे अगर तो 1, तो 3 इंटू 1 कितना? 3। जे में जे का मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 2, 3 माइनस 2। के में के का मल्टीप्लाई प्लस ऑफ 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये यहाँ से? 3 जूल। बोलो भाई, ये हो गया। बात समझ में आ रही है? देखो अगर बहुत बेसिक से तुम ध्यान दिए होगे, अच्छे समझ रहे होगे, तो तुमको प्रॉपर पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई ए डॉट बी या किसी भी दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तुम्हें सिंपली दिख गया होगा कि आई डॉट आई मतलब आई जे के वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो ए बी कॉस थीटा वो भी जरूरी है। जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये हम लोग नोट पॉइंट में लिखेंगे, लिखना। जनरली व्हेन वी हैव टू फाइंड
angle between two vectors in any chapter, when we have to find angle between two vectors in any chapter, then in 99% cases we use डॉट प्रोडक्ट, वी यूज डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है क्या? ये ख्याल रखना कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी किसी भी चैप्टर में पूछा जाएगा तो रटो इस बात को कि हम लोग सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे और 99% चांस है कि डॉट प्रोडक्ट से उन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम लोग अब वेक्टर प्रोडक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो बस थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।